क्या 35 से 40 किलोमीटर दायरे में फैले इस समुद्री गलियारे में सबसे बड़ा युद्ध होने वाला है। हालात ऐसे हैं कि ये जंग परमाणु धमाके तक पहुंच सकती है। इस समुद्री गलियारे की तपिश फारस और ओमान की खाड़ी से होते हुए दक्षिणी चीन सागर तक पहुंच गई है और इस जंग के लिए कई देशों ने मोर्चा खोल दिया है। क्या ट्रंप ने तय कर दिया है परमाणु युद्ध? क्या हॉर्मुज के तंग गलियारे में बनेगा दुनिया का सबसे खतरनाक वॉर जोन? क्या अमेरिका और ईरान आमने सामने खड़े हो चुके हैं और अब सिर्फ पहली गोली चलने का इंतजार है? क्या ये सिर्फ जहाजों की भिड़ंत है या सुपर पावर की सीधी जंग? क्या बातचीत की टेबल पलट चुकी है और अब बंदूकें ही फैसला करेंगी? हॉर्मुज की नाकेबंदी बातचीत के बीच सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। मैं इस बारे में विचार करूंगा, देखता हूं नाकेबंदी कैसे बाधा बनती है। फारस और ओमान की खाड़ी में हॉर्मुज को लेकर सबसे बड़े तनाव के बीच दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और फिलीपींस के बीच सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास चल रहा है। यह अभ्यास 8 मई तक चलेगा। इसमें 17,000 से ज्यादा सैनिक शामिल हैं। बलिकतन 2026 नाम से चल रहे इस सैन्य अभ्यास में अमेरिका और फिलीपीनी फोर्सेस के साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस और न्यूजीलैंड के सैनिक भी शामिल हैं। इस सैन्य अभ्यास पर चीन भड़क गया है। चीन ने कहा है कि अमेरिका दूसरे देशों को दक्षिणी चीन सागर में लाकर तनाव बढ़ा रहा है। उधर हॉर्मुज पर अमेरिका की नाकेबंदी पर भी चीन ने सवाल उठा दिए और कहा कि अमेरिका की नाकेबंदी गैर वाजिब है। दुनिया की तेल सप्लाई के दिल हॉर्मुज में अभी तनाव अपने सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। अमेरिका आरोप लगा रहा है कि ईरान जहाजों को खतरे में डाल रहा है। ईरान ने पलटवार करते हुए अमेरिका को समुद्री डकैत बता दिया। अमेरिका ने ईरान के एक जहाज को जब्त किया तो ईरान ने बदले की कसम खा ली। ये सिर्फ समुद्री विवाद नहीं है, ये उस जंग की शुरुआत हो सकती है जो पूरी दुनिया को हिला देगी। ईरानी जहाज MV तोस्का ईरान के बंदरगाह बंदर अब्बास की तरफ 17 नॉट की रफ्तार से बढ़ रहा था। यूएस नेवी ने हॉर्मुज के पास जहाज को घेर लिया। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS स्प्रूवेंस ने ट्रैक किया। रेडियो और वीडियो सिग्नल के जरिए 6 घंटे तक चेतावनी दी, लेकिन ईरानी जहाज ने अमेरिकी चेतावनी को मानने से इनकार कर दिया। USS स्प्रूवेंस ने 5 इंच MK-45 तोप से तोस्का के इंजन रूम पर कई राउंड फायर किए। इस एक्शन में तोस्का का प्रोपल्शन सिस्टम तबाह हो गया। इसके बाद एम्फीबियस असॉल्ट शिप USS ट्रिपोली से US मरीन हेलीकॉप्टर में सवार होते हुए तोस्का पर पहुंचे। US मरीन ने फास्ट रोपिंग तकनीक से हवा में सीधे जहाज के डेक पर उतरना शुरू किया और ईरान के मालवाहक जहाज तोस्का को अपने कब्जे में ले लिया। ईरान के खिलाफ अमेरिका के इस ऑपरेशन में USS स्प्रूवेंस का इस्तेमाल हुआ। यह अमेरिका का एडवांस और शक्तिशाली गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर युद्धपोत है। अपने गन फायर से जहाज के प्रोपल्शन सिस्टम को तबाह कर सकता है। USS ट्रिपोली अमेरिका का हमलावर जहाज है जो पानी और जमीन दोनों पर युद्ध करने में सक्षम है। इसे खास तौर पर F-35 फाइटर और मरीन सैनिकों को तैनात करने के लिए विकसित किया गया है। ये करीब 844 फीट लंबा और 50,000 टन वजनी शक्तिशाली युद्धपोत है। MK-45 नेवल गन फुल्ली ऑटोमेटिक गन है जो 16 से 20 राउंड प्रति मिनट फायर कर सकता है। इसका इस्तेमाल इंजन रूम को नाकाम करने के लिए किया गया। लेकिन सवाल सिर्फ एक जहाज का नहीं है। सवाल ये है कि जब अमेरिका समुद्र में सीधे एक्शन ले रहा है और ईरान खुलेआम बदले की बात कर रहा है, तो क्या बातचीत का रास्ता अब पूरी तरह से बंद हो चुका है? ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत होगी और डील भी पक्की होगी, चाहे वो अच्छे रास्ते से हो या बुरे रास्ते से। लेकिन ईरान दूसरे दौर की बातचीत पर ही सवाल खड़े कर रहा है। ईरान साफ कह रहा है कि मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं होगी। यानी एक तरफ बातचीत की बात तो दूसरी तरफ शर्तों की दीवार है और यही वो पॉइंट है जहां से हर युद्ध शुरू होता है। روند دیپلماتیک جدیتی نداره. با پایان جنگ در وقفه‌ای که
واقعاً در روندهای مذاکراتی ثابت قدم بودیم چون میدونیم که इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा ईरान का परमाणु कार्यक्रम। कई इंटरनेशनल रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में अभी भी कई खामियां हैं जिसका कोई साफ जवाब नहीं मिला है। अमेरिका को डर है कि ईरान तेजी से वेपन ग्रेड की स्तर की ओर बढ़ रहा है और अगर बातचीत नहीं होती, निगरानी नहीं होती है तो फिर ईरान के पास क्या बचेगा? सिर्फ एक विकल्प, परमाणु ताकत का इस्तेमाल, और फिर अमेरिका और इजराइल कभी भी ईरान का सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी सवाल है कि अगर बातचीत ही नहीं होगी तो क्या अगला कदम परमाणु धमाका होगा? क्या ईरान अपने न्यूक्लियर कार्ड की तरफ बढ़ रहा है और अमेरिका काफी डरा हुआ है? क्या अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को रोकने के लिए आखिरी कदम उठाएगा? क्या दुनिया एक और हिरोशिमा नागासाकी जैसे खौफनाक मोड़ की तरफ बढ़ रही है? Do something. We had to make sure that Iran never gets a nuclear weapon. And we're at that. They've agreed to that. They've totally agreed to that. They've agreed to almost everything. So maybe if they can get to the table, there's a difference. They agree. They got to get to the table with a pen. लेकिन इस जंग की आग सिर्फ हॉर्मुज तक सीमित नहीं है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका का सैन्य अभ्यास चीन को खटक रहा है। यानी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ती दिख रही है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी, दूसरी तरफ ईरान और उसके साथ खड़े देश हैं। सैन्य मोर्चे पर अमेरिका और इजराइल सिर्फ दो साझेदार एक साथ दिख रहे हैं। जापान, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तक कि यूरोप ने भी इस युद्ध से हाथ खींच लिया है। दूसरी तरफ ईरान भले ही युद्ध में अकेला खड़ा दिख रहा है, लेकिन चीन और रूस बैकडोर से ईरान के साथ खड़े हैं। अगर हालात ऐसे ही रहे तो अगला कदम क्या होगा? हॉर्मुज में सीधा सैन्य टकराव, ईरान की तरफ से मिसाइल हमले और अमेरिका की एयर स्ट्राइक, और फिर इजराइल की एंट्री और पूरे मिडिल ईस्ट में आग। ऐसे इजराइल अभी लेबनान के मोर्चे पर फंसा हुआ है। सीज फायर के बाद भी लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। इजराइल के ड्रोन लेबनान के ऊपर मंडरा रहे हैं और ड्रोन में लगे लाउड स्पीकर के जरिए हिजबुल्लाह को चेतावनी दे रहे हैं। लेबनान में सीज फायर के बावजूद इजराइल का ऑपरेशन रुका नहीं है। इजराइल हिजबुल्लाह के हमलों को सीधे ईरान से जोड़ता है। यानी हॉर्मुज में जंग भड़की तो इजराइल भी इस लड़ाई में कूद सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान नहीं रहेगा, ये बन जाएगा मिडिल ईस्ट का फुल स्केल वॉर। अभी हॉर्मुज पर सबसे बड़ा टकराव है। लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग चल रही है। दक्षिण सागर में भी चीन और अमेरिका के बीच नया तनाव पैदा हो गया है। I don't know. Maybe not. Maybe I won't extend it. Okay. But the blockade is going to remain. But maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately we'll have to start dropping bombs again. Thank you very much, everybody. Thank you. I think it's going to happen. अब सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या फिर युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या अगले 48 घंटे दुनिया के लिए सबसे खतरनाक साबित होंगे? क्या एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया को जला सकती है? तो तस्वीर अब और साफ हो रही है। बातचीत कमजोर, टकराव मजबूत और हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। अब बस एक ट्रिगर, एक मिसाइल या एक गलत फैसला और परमाणु बटन दब सकता है।